जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम हब पे। आइए हम लोग बिहार पीसीएस के प्रीवियस ईयर पेपर पे काम कर रहे थे। आज एक नया प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग लेके आए हैं। कौन सा है ये? 66 बीपीएससी का पेपर है। जो पेपर हुआ है 66 बीपीएससी का है। ये कब हुआ है? तो एग्जाम डेट, चूंकि ये दो पेपर हुआ है, एग्जाम डेट ये 27 का है ना? 27/12/2020 का है। 2020 का है ये पेपर और इसी को हम लोग हल करेंगे। 150 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा? क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि बीपीएससी लगातार क्वेश्चन रिपीट करती है। तो अगर आप 3-4 साल के पेपर देख के जाएंगे तो ये मान के चलिए कि 50% क्वेश्चन आपको रिपीटेड देखने को मिलेंगे। और जो दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि आपको एक आइडिया लगेगा कि करंट अफेयर के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। करंट अफेयर जो पूछा गया है पिछले साल में, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको अपडेट कर लेना है। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो 5 ऑप्शन का ये जो झंझट होता है, ई ऑप्शन वाला, इससे थोड़ा-सा अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ी-सी सहूलियत होगी एग्जाम में, क्योंकि आप लोग लगातार 5 ऑप्शन पे प्रैक्टिस किए हुए होते हैं। तो बीपीएससी का ये जो पेपर है इसको हम लोग हल करेंगे। और विशेषकर जो बिहार में शिक्षक भर्ती प्राइमरी वाली है, उसके लिए ये काफ़ी लाभदायक होगा। एक आइडिया लगेगा आप लोगों को कि हाँ, पेपर होता कैसे है, 5 ऑप्शन से निपटा कैसे जाए और करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। तो चलिए हम लोग एक-एक करके क्वेश्चनों को देखेंगे और जहाँ ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा-सा करंट अफेयर को अपडेट करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि पित्राधुरा जो एक शैली है, पित्राधुरा एक शैली है, निम्न में से किससे संबंधित है? 5 ऑप्शन है। दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, मीनारों में टेढ़ी दीवार बनाना, संरचना में मेहराब का इस्तेमाल करना, इमारतों में मार्बल का प्रयोग करना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यह ऑप्शन थोड़ा-सा परेशान करता है लोगों को, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग चीज़ों को सीखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना क्या कहलाता है? पित्राधुरा शैली। पित्राधुरा शैली कहलाता है। तो ये जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। इसका पूछा जाए अगर कि पहला जो है प्रयोग, पहली बार पित्राधुरा शैली का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया? तो सर्वप्रथम इसका प्रयोग आगरा में जो है एक एतमाउद्दौला का मकबरा है। कहाँ है? आगरा में एतमाउद्दौला का मकबरा है। वहीं पे सबसे पहले पित्राधुरा शैली में जो है चीजों को बनाया गया था। अच्छा, किसने बनवाया था अगर पूछे तो नूरजहां ने बनवाया था इसे, है ना? चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? देखिए ये क्वेश्चन काफी लोगों का गलत हुआ है ना? आप लोग आराम से करिए कि किस शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे। मुगल शासक के बारे में पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है, जो आयोग ने माना है, वो क्या माना है भैया? अकबर। बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। अकबर ने जो है चित्रकारी के लिए कारखाने खुलवाए थे। लेकिन अगर पूछे कि चित्रकारी चित्रकारी जो है मुगल काल में जो चित्रकारी की नींव रखी है वो किसने रखी है? अगर नींव रखे तो नींव रखी है किसने? तो हुमायूं ने रखी है। और आप लोगों को पता होगा कि इसके समय में भी जो है कुछ चित्रकारी लोग इसके दरबार में रहते थे। चलिए अगर पूछे कि सबसे ज्यादा चरमोत्कर्ष चित्रकारी के किसके काल में हुआ है, तो स्थापत्य कला पूछे तो शाहजहां, और अगर चित्रकारी पूछे तो जहांगीर। जहांगीर जहांगीर के समय में चित्रकारी जो है मुगलिया साम्राज्य में अपने चरमोत्कर्ष पे था। लेकिन अगर पूछे कि कारखाने बनवाए थे किसने, तो अकबर ने बनवाए थे। और नींव किसकी पड़ी, कब पड़ी थी चित्रकारी के मुगल साम्राज्य में? तो हुमायूं के समय में नींव पड़ी थी चित्रकारी की। अकबर ने इसे जो है इसके लिए कारखाने बनवाए और जहांगीर के समय में चित्रकारी मुगलिया साम्राज्य में अपने चरमोत्कर्ष पे थी। इतनी बातें आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। कह रहा है बंगाल में द्विसदनीय प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? देखिए ये सब क्वेश्चन रिपीटेड हैं, बार बार पूछे जाते हैं। बंगाल में द्विसदनीय प्रणाली
किसके द्वारा लागू की गई थी? तो आपको आंसर बताना है कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव के समय में द्विसदनीय प्रणाली लागू हुई थी और जो है कब ये लागू हुई थी? 1765 में। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और 65 में क्लाइव ने द्विसदनीय प्रणाली लागू कर दी और इसे ही जो है अगर पूछे क्वेश्चन में द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? द्वैध शासन का जनक, द्वैध शासन का जनक अगर पूछे तो आप क्या बताएंगे? लियोनेस कार्टिस। क्या नाम है इनका? बहुत पूछा जाता है ये नाम, आप लोग याद रखिए, लियोनस कार्टिस। पूछे द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लियोनस कार्टिस को कहा जाता है। बंगाल में द्विसदनीय प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई। कब? 1765 में। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। ये सब बार बार पूछे जाते हैं भैया, है ना। आप लोग प्रैक्टिस करिए अच्छे से और 4 ऑप्शन पे कोशिश करिए कि 5 ऑप्शन पे प्रैक्टिस हो, 4 ऑप्शन पे ना हो तो ज्यादा अच्छा है। चलिए, इनमें से किसने 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? ये सब क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है, सबका सही होना चाहिए, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा भैया? स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अच्छा, अगर पूछ दे कि कब हुआ था शिकागो में जो धर्म सम्मेलन हुआ है वो कब हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? 1893 में। ये भी सवाल पूछा जाता है 1893 में। अगला सवाल देखेंगे। अब देखिए ये भी रिपीटेड है, ये 2020 में पेपर हुआ है लेकिन फिर भी काफी क्वेश्चन रिपीटेड रहे। 1923 में कह रहा है 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया है? 5 ऑप्शन है आपके पास। तो इसका जो राइट आंसर है, सी इज द राइट आंसर, सी आर दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। कहाँ पे हुआ है? 1923 में हुआ है। कहाँ पे? तो इलाहाबाद में, वर्तमान प्रयागराज, इलाहाबाद में इसकी स्थापना हुई है। कब? 1930 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ है। 1922 में जब असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया तो ये लोग नाराज हो गए और स्वराज पार्टी का गठन कर दिया। चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है की रचना किसने की है? अरे सीधा सीधा सवाल इसका ये पूछ रहा है कि नील दर्पण की रचना किसने की है ना। नील दर्पण की रचना किसने की है वही पूछ रहा है। अब ये भी रिपीटेड है क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है एग्जाम में, अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है। तो अब बताइए इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? 5 ऑप्शन यहाँ भी है ना, 5 ऑप्शन यहाँ भी है। चलिए हम लोग आराम से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। जहां जरूरत पड़ेगी तो जूम कर लिया जाएगा। नील दर्पण, दीन बंधु, दीन बंधु मित्र, डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या कह रहा है? 1760 में, ये भी सन याद रखिए, 1760 में प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो सवाल तो यही बन जाता है 1760 में कौन सा युद्ध हुआ है? तो वांडीवास का युद्ध हुआ है। किसके बीच में हुआ है? अंग्रेजों के बीच में हुआ है और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ है। इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। पूछता है कि अंग्रेजों की तरफ से किसने लड़ाई लड़ी है और फ्रांसीसियों की तरफ से किसने लड़ाई लड़ी है। तो थोड़ा सा इसको भी याद रखिए। अंग्रेजों की तरफ से जो अंग्रेजों का नेतृत्व किया था उस कौन था? आयरकूट, ये भी पूछा गया है, आयरकूट। और अगर पूछे कि फ्रांसीसियों की तरफ से कौन लड़ा था तो काउंट काउंट द लाली वर्सेस काउंट द लाली। लाली याद रखिए, है ना,
लाली याद रखिए, और लाली पराजित हुए और आयरकुट विजयी रहा। 1760 वांडीवास का युद्ध किसके बीच? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। अंग्रेजों का नेतृत्व आयरकुट और फ्रांसीसियों का नेतृत्व लाली ने किया। लाली पराजित हुए। चलिए अगला सवाल देखेंगे। ये सब क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, अब बिल्कुल परेशान मत होइए, है ना। बहुत टफ पेपर नहीं बनाएंगे, पेपर आसान ही होगा, लेकिन हाँ प्रैक्टिस जरूरी है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल आरंभ किया? भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ कब किया गया है? और वो रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह पूछ रहा है कि कौन सा है। तो चार ऑप्शन है, पांच ऑप्शन है, सॉरी पांच ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, आप लोग बताइए। चलिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल आरंभ किया था? तो पांच ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? डी इज द राइट आंसर, भारत परिषद अधिनियम 1909। इसे ही मॉर्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। मॉर्ले मिंटो सुधार कब आया था? तो 1909 में आया। तो इसमें क्या हुआ है भैया, चुनाव प्रणाली में पहली बार जो है इसमें कुछ ऐसी चीजें शामिल हुई, जैसे मुसलमानों को पृथक निर्वाचन के लिए जो है कुछ प्रतिनिधित्व दिया गया। तो इसी वजह से पृथक निर्वाचक मंडल की बात या पृथक निर्वाचन की बात करता है कौन? तो मॉर्ले मिंटो सुधार कब आया है? 1909 में। अगला सवाल देखेंगे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें अगर हम, तो ये वारेन हेस्टिंग के समय आया था। और 1774 में जो है पहली बार कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था, 1774 में। चलिए अगला सवाल देखेंगे। थोड़ा जल्दी से हम चीजों को देखने की कोशिश करेंगे क्योंकि भैया क्वेश्चन है ज्यादा। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ है? पांच ऑप्शन है। पहले तो यही ध्यान देना है कि जो बुद्धो भगत ने कोल विद्रोह किया है ये कब हुआ है? 1831 में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सिंह भूमि। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। कह रहा है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? सब ये सब सवाल बताइए, इतनी बार रिपीट हुआ है, इतनी बार रिपीट हुआ है कि बीपीएससी का कोई भी पेपर देने जाएंगे ये सब सवाल पूछा ही जाएगा। तो इन सब सवालों पे अच्छे से काम कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना। प्रैक्टिस रहेगी तो ज्यादा चीजें आसान हो जाएंगी। चलिए इसका आंसर बताइए। बिहार में पूछ रहा है 1857 का विद्रोह, कुंवर सिंह, कुंवर सिंह। कुंवर सिंह के बारे में ढेर सारी बातें आप लोगों ने पढ़ी होगी कि आरा जिले के ये थे, है ना। और इन्होंने 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व किया, बहुत ही बड़े पैमाने पर बढ़ चढ़ के इन्होंने भाग लिया। और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी इन्होंने युद्ध लड़ी। और बाद में इनका हाथ जो है युद्ध लड़ते समय हाथ घायल हो गया था और इनका हाथ जो है एक कट गया या फिर इन्होंने खुद काट दिया। और बाद में 1858 के आसपास इनकी डेथ हो गई। चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, ये सवाल लगाइए, बढ़िया सवाल है। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? ये सब सवाल रिपीटेड है, कई बार पूछे गए हैं। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ है? इंडिगो इसे ही कहा जाता है नील, है ना। इंडिगो से परेशान मत होइए, नील की खेती हो रही थी कहाँ? चंपारण में। तो गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया है? तो रामचंद्र शुक्ल। डी इज द राइट आंसर। ये कब की बात है? तो लखनऊ अधिवेशन हुआ है 1916 में। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हो रहा था, वहीं पे जो है गांधी जी से मुलाकात की कौन? रामचंद्र शुक्ल और राजकुमार शुक्ल, सॉरी। और गांधी जी को चंपारण में आने का आमंत्रण दिया। और चंपारण सत्याग्रह हुआ कब है? 1917 में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, है ना। चंपारण सत्याग्रह हुआ 1917 में। चलिए बाकी बहुत सारी बातें हैं चंपारण सत्याग्रह से, आप लोग अच्छे से पढ़िए इसको। चंपारण में जो है तिनकठिया पद्धति 3/20 क्षेत्रफल पे
नील की खेती करनी होती थी, और नील की खेती का एक ड्रॉबैक ये था कि जहाँ पे नील की खेती होती थी वो ज़मीन कुछ समय के बाद ऊसर हो जाती थी। इस वजह से किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ भी नहीं हो रहा था, और ज़बरदस्ती उनको खेती करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। बाकी बहुत सारी बातें हैं, जो राजेंद्र प्रसाद हैं और ये राजकुमार शुक्ल हैं, गांधी जी हैं, और कुछ लोग गए थे वहाँ पे, और बाद में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह को सफल बनाया और उनकी जीत हुई। चलिए अगला सवाल देखेंगे। कह रहा है प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? काफी लोगों का क्वेश्चन ये सब गलत हुआ है। आप लोग बहुत आराम से करिए। देखिए 5 ऑप्शन का खेल यहाँ कैसे खेला जा रहा है। पाटलिपुत्रा, वैशाली, चंपा, अंग। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पाटलिपुत्रा तो मगध साम्राज्य की राजधानी तो बनी, लेकिन बाद में बनी। पूछ क्या रहा है? पूछ ये रहा है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो अब आपका आंसर क्या होना चाहिए? उपयुक्त में से कोई नहीं। ई इज द राइट आंसर। क्यों भैया? क्योंकि इसमें से पाटलिपुत्रा तो बाद में बनी है ना, पाटलिपुत्रा बाद में बनी है उदयन के समय, है ना, उदयन के समय बनी है ये पाटलिपुत्रा। लेकिन अगर पूछ रहा है पहली राजधानी, तो पहली राजधानी कौन सी है? पहली राजधानी की बात करें अगर हम, राजगी राज राजगिरी या गिरिब्रज, इसी को कहा जाता है, गिरिब्रज। तो ये पहली राजधानी थी, बाद में पाटलिपुत्रा हुई, और शेरशाह सूरी के समय जो है इसी पाटलिपुत्रा को पटना के नाम से जाना गया, है ना। इतनी बातें याद रखिए यहां से। चलिए अगला सवाल देखेंगे। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसका जो राइट आंसर है, बिहार में किसान नेता के नाम से जाने जाते थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में 3-4 बातें आप लोग याद कर सकते हैं कि ये किसान नेता तो थे ही, इन्होंने किसी पार्टी की स्थापना की थी, है ना। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। देखिए 3-4 बातें हैं, यहां से आप लोग याद रख लीजिए। क्या क्या 3-4 बातें हैं जो महत्वपूर्ण है किसान सभा से? आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि किसान सभा अगर पूछे, किसान सभा, सिर्फ किसान सभा की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1922-23 में, 22-23 में, है ना। कहा? मुंगेर में। कहा? मुंगेर में। किसने की है? मोहम्मद जुबैर। मोहम्मद जुबैर पूछा गया है ये, मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह, है ना। एक नाम और याद रख लीजिए, श्री कृष्ण सिंह। पहली बात तो ये हो गई कि किसान सभा 1922-23 में सबसे पहले कहा? मुंगेर में, मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह। दूसरी बात आप लोग याद कर सकते हैं क्या, कि बिहार प्रांतीय किसान सभा, बिहार प्रांतीय, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा या बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, बात एक ही है ना। इसकी स्थापना हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, बिहार किसान सभा या फिर बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। थोड़ा सा जगह का अभाव है ना, स्पेस कम है, इस वजह से शॉर्ट में क्वेश्चन बोल रहा हूं। अगर आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं बिहार किसान सभा या बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, दोनों बात एक ही है। इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1929 में, 1929 में। कहाँ हुई है? तो सोनपुर में। सोनपुर, सोनपुर कहाँ पड़ता है? पटना में, सोनपुर मेले में। और क्या इसमें याद रखना है? तो इसके जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष की बात करें तो स्वामी सहजानंद, अध्यक्ष स्वामी सहजानंद और सचिव श्री कृष्ण सिंह। अध्यक्ष और सचिव की बात पूछता है, अध्यक्ष कौन है? सहजानंद, और सचिव कौन है? श्री कृष्ण सिंह। इतनी बातें किसान सभा से। उसके बाद अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में, आप लोग जान ही रहे, है ना। अखिल भारतीय किसान सभा कब हुई है? 1936 में।
तीसरा है, यही लिख दे रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, अखिल भारतीय किसान सभा। किसान सभा, इसकी स्थापना 1936 में। तीनों पूछा गया है भैया, है ना, तीनों पूछा गया। स्थापना 1922-23, कहाँ, मुंगेर, मोहम्मद जुबैर, श्री कृष्ण सिंह। और बिहार किसान सभा 1929, सोनपुर मेले में, अध्यक्ष स्वामी सहजानंद और सचिव श्री कृष्ण सिंह। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में, अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में, है ना। अध्यक्ष कौन है? स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद को ही किसान प्राण कहा जाता है। इतनी बातें आप लोग याद रखिए। चलिए अब इस सवाल का आंसर देखेंगे। इसको अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बिहार में किसान सभा, किसान आंदोलन से संबंधित है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? देखिए अब सविनय अवज्ञा से कंफ्यूज मत होइएगा, सविनय अवज्ञा से कंफ्यूज मत होइएगा। आप ये याद रखिए, गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह तो कौन सा रहा है? चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ है? 1917 में, है ना। खेड़ा आंदोलन 1918 में। अहमदाबाद मील मजदूरों के खिलाफ इन्होंने सबसे पहले भूख हड़ताल किया, तो पहले भूख हड़ताल तो अहमदाबाद में, ये 1918 में है, ये भी 1918 में है। रॉलेट एक्ट कब आया था? तो 1919 में, है ना, 1919 में। इसी एक्ट के खिलाफ जो है जब धरना प्रदर्शन लोग कर रहे थे, है ना, रॉलेट सत्याग्रह 1919 में। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है ना। तो आप लोग आगे पढ़ेंगे इसको। तो इसका जो राइट आंसर है, ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस नगर में जुते हुए खेत के निशान मिले हैं? जुते हुए खेत के निशान मिले हैं, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 है। 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 नहीं है 5 ऑप्शन है भैया, है ना, 5 ऑप्शन है। जुते हुए खेत कहाँ मिले हैं? तो इसका जो राइट आंसर है, ए इज द राइट आंसर, कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में, राजस्थान में। पूछता है कि कौन सी नदी के किनारे है, कौन सी नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे, है ना। चलिए लोथल भी पूछा जाता है, लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे, भोगवा, भोगवा नदी के किनारे कहाँ है? गुजरात में। मोहनजोदाड़ो तो जान ही रहे हैं आप लोग। चलिए अगला सवाल देखेंगे। सवाल को अच्छे से पढ़िए। कह रहा है, त्रिरत्न या 3 रत्न, ठीक है, कौन कौन से? सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? बौद्ध, जैन, हिंदू, जैन, ईसाई। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो होगा सी। कई लोगों को परेशानी हो रही होगी, परेशान मत होइए, बता रहे हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये किससे है? त्रिरत्न से, है ना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये किससे है? जैन धर्म से। बिल्कुल परेशान मत होइए। और बौद्ध धर्म से जो संबंधित है त्रिरत्न, वो क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। बिल्कुल परेशान मत होइएगा इस। तो ये चीजें हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, सी इज द राइट आंसर। सटीक ज्ञान यानी कि सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक क्रिया किससे है? जैन धर्म से। अगला सवाल देखेंगे। निम्न में से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में आयोजित की थी? चारों संगीत समितियां जो हैं वो बिल्कुल अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए, है ना। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में किसके समय में हुई है? कनिष्क के समय में। कुषाण शासक रहा है कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगीति। प्रथम पूछे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। देखिए क्या होता है, अगर पूछे कि आयोजन कहाँ हुआ है, आयोजन पूछे
तो प्रथम कहाँ हुआ है? राजगीर में, राजगिरी में। दूसरा वैशाली में। तीसरा पाटलिपुत्रा में। चौथा कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में। अगर पूछे कि इसके अध्यक्ष कौन है, या पूछे कि किसके शासनकाल में हुआ है, तो पहला हुआ है अजातशत्रु, अजातशत्रु, कालाशोक, और अजातशत्रु हो गया, कालाशोक हो गया, फिर अशोक, और फिर चौथा जो है कनिष्क के समय में। और अगर पूछता है कि कौन कौन अध्यक्ष रहे हैं, अध्यक्ष से वैसे क्वेश्चन पूछ देता है एक आध बार, लेकिन ये संगीत समितियां कहाँ कहाँ हुई हैं ये इंपॉर्टेंट है ना, इसको याद रख लीजिए। चलिए कैसे याद करेंगे? राज वैभव पाट कुआं में, राज वैभव पाट कुआं में। चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, कहाँ गया, ये रहा। अच्छा सवाल है। निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? अब ये सब सवाल इतनी बार पूछे गए हैं, अब ये कहिए कि ये टफ रहा पेपर, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये 2020 में पूछा जा रहा है, यानी कि दिसंबर 2020 में 21 में पूछा जा रहा है ये सब पेपर। तो कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वैशेषिक, वैशेषिक। इन्होंने ही कणाद, वैशेषिक जो है इनका एक सूत्र है ना। कणाद ऋषि जो है किसके प्रतिपादक थे? वैशेषिक के, है ना। परमाणु सिद्धांत किसने दिया है? वैशेषिक। अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई थी? ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। रक्त और लोह की नीति किसने अपनाई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? बी, बलबन। अच्छा एक चीज आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि अभी तक हम लोगों ने देखा कि लगभग 19 सवाल हो गए, एक ऑप्शन, एक या दो सवाल ऐसे मिले हैं, एक या दो सवाल ऐसे मिले होंगे जहां पे ई ऑप्शन सही होगा, बाकी पे ABCD में ही हम लोग देख रहे हैं कि आंसर सही हो रहा है। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, जब एकदम क्लियर हो जाए कि ई ऑप्शन ही सही होगा तभी आप लोग टिक करिएगा, नहीं तो 120 क्वेश्चन जो आ रहे हैं ना प्राइमरी में, 120 में से ये मान के चलिए कि 7 से 10 क्वेश्चन ही ई वाले होंगे। तो बहुत सोच समझ के ई पे जाइएगा, नहीं तो इन्हीं चारों ऑप्शनों पे खेलिएगा और बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। तो ये 5 ऑप्शन लगाने का एक आइडिया लगता है कि हाँ वो जो प्रेशर है, मेंटली जो प्रेशर है वो झेल ले पा रहे हैं कि नहीं। और दूसरी बड़ी बात है कि ये 5 ऑप्शन पे प्रैक्टिस हो जा रही है। तो लोह और लक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी। किसने अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी। बलबन जो है कौन से वंश का शासक रहा है? गुलाम वंश। गुलाम वंश में कौन कौन शासक रहे हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये दिल्ली सल्तनत का जो गुलाम वंश है, गुलाम वंश का संस्थापक रहा है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया और कुतुल इस्लाम मस्जिद बनवाया है, और इसने ही सबसे पहले दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। कब? 1206 ईस्वी में। और उसी वंश में, गुलाम वंश में ही कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश आया, है ना। और इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान के बाद बहुत विशेष कोई शासक नहीं रहे हैं, फिर बलबन का शासन आता है। तो ये चीजें आप लोग याद रखिए। चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका जो राइट आंसर है चोल। बी इज द राइट आंसर। चोल वंश स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। 20 क्वेश्चन हो गए हैं, है ना। और टाइम भी काफी ज्यादा हो गया, लगभग आधा घंटा हो गया भैया, क्योंकि हम लोग भी बीच में थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखने लगे थे। चलिए छोटा छोटा ही वीडियो बना के देखेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना। 2-3 पार्ट में ही जाएगा। तो चलिए आज इतना ही रखेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को भैया सपोर्ट करिए
लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। हम इससे आगे अगली क्लास में इससे आगे 21वें नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे और थोड़ा-थोड़ा करके चीज़ों को देखेंगे और देखेंगे कि करंट अफेयर वगैरह कैसे पूछा जा रहा है ना, क्वेश्चन का नेचर क्या है। आप लोग देख ही रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, पेपर पिछले साल के अगर आप लगा के रखे हैं तो ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं है। बिल्कुल आराम से रिलैक्स होके तैयारी करते रहिए, रिवीजन करते रहिए और उम्मीद करते हैं कि जो बिहार शिक्षक भर्ती है उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करके आएँगे। और कुछ लोग कहते हैं कि अटेम्प्ट कितना किया जाए, है ना? क्वेश्चन पेपर बिना देखे अटेम्प्ट करवा रहे हैं लोग। कुछ लोग तो मेरिट भी बता देते हैं कि बिना पेपर भरे मेरिट भी बता दे रहे हैं, अद्भुत प्राणी है। लेकिन मैं कहता हूँ कि 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो क्वेश्चन जो 120 है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से खेल के आइए, है ना? क्वेश्चन पहले क्वेश्चन का नेचर देखिए, क्वेश्चन का लेवल देखिए, ईज़ी है, मॉडरेट है कि टफ है ना? उसके बाद बढ़िया से खेलिए 120 क्वेश्चन पे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज हम लोग इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में 21वें नंबर क्वेश्चन से हम चीज़ों को आगे देखेंगे। आज इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।